बिरजू मीना से बहुत प्यार करता था। दोनों की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। शादी से पहले बिरजू मीना को कॉल करके कहता है, बस एक दिन और हम दोनों एक हो जाएंगे। सही कहा बिरजू, कल हमारी शादी है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस शादी से, क्योंकि शादी के बाद हम दोनों शहर जाकर रहेंगे। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी किसी शहर वाले से हो। हाँ मीना, पर तुम्हें ये किसने कहा कि हम शादी के बाद शहर में रहेंगे? अरे बिरजू, तुमने शहर में पढ़ाई की है तो शादी के बाद शहर में ही रहोगे ना। पढ़ा लिखा आदमी भला गाँव में करेगा ही क्या। नहीं मीना, शहर में कुछ नहीं है। मेरा घर बार सब कुछ गांव में ही है। और माँ के बारे में तो तुम जानती ही हो। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन बिरजू, अब बस बहुत हो गई बातें। कल मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। अब हम दोनों साथ रहेंगे पूरी जिंदगी। एक दिन और बीत जाता है और बिरजू बड़ी शान के साथ अपनी बारात लेकर मीना के घर पहुंचता है। लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि दुल्हन तो अपने घर से भाग चुकी है। मजबूरी में मीना के पिता अपनी छोटी बेटी से बिरजू की शादी करवाते हैं। सिमरन शरीर और वजन में बहुत भारी थी। शादी के बाद दुल्हन की डोली ससुराल के लिए चलने को तैयार थी। सिमरन डोली में बैठी थी। डोली उठाने वाले अब डोली को हाथ लगाते हैं तो 4 लोगों से भी डोली नहीं उठाई जाती और एक आदमी कहता है, हे भगवान, ये दुल्हन कितनी भारी है। हमसे तो डोली हिल भी नहीं रही है। अरे भैया, वो दुल्हन थोड़ी सी खाते पीते घर की है और शरीर में अच्छी है, इसलिए आपको लग रहा होगा। ऐसा कर दो, 2-2 आदमियों को बुला लो, क्योंकि दुल्हन तो डोली में ही जाएगी। बहन जी, मैं तो कहता हूँ दूल्हे को गाड़ी में ही ले जाओ, वरना हम में से आधे रास्ते में कोई इनका वजन सहते सहते भगवान को प्यारा ना हो जाए। अरे हमारी बहू इतने भी भारी नहीं है, कुछ देर की बात है, जल्दी करो वरना रात यहीं हो जाएगी। आप इतना कहती हैं तो ठीक है, बुला लेते हैं कुछ आदमियों को। अब बारात वापसी के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में सभी घर पहुंच जाते हैं। डोली रखकर सभी आदमी थके हुए थे। तभी वही आदमी बिरजू से कहता है, भाई जी, आपकी जोरू तो बहुत भारी है। देख वेख के शादी नहीं करी थी क्या आपने? ओह समझा, दहेज मिल रहा होगा ना अच्छा खासा। तुम चुपचाप अपना काम करो, समझे? निकलो अभी यहाँ से। अजीब आदमी है ये भी भाई। अब मजबूरी में बिरजू ने सिमरन से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होने वाला था। अब बिरजू अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो सिमरन बेड पर फैल कर बैठी हुई थी और आराम से रसमलाई खा रही थी। बिरजू को देखकर वो कहती है, अरे आप आ गए, आइए थोड़ी रसमलाई खाएंगे क्या? आप भी भूखे होंगे, कुछ खाया नहीं होगा ना? नहीं, तुम ही खाओ। मेरी जिंदगी तो पहले से ही खराब हो गई है। इसमें इतनी कड़वाहट भर गई है कि अब कोई इसमें मिठास ही नहीं भर सकता। अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार ये रसमलाई खा कर तो देखिए, बड़े मजे की बनी है। लगता है इसे खाने के अलावा और कुछ नहीं आता। इससे बहस करने से अच्छा है कि मैं बाहर ही सो जाऊं। अजी, कहाँ चल दिए? कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या, तुम आराम से यहीं बैठकर रसमलाई खाओ। इतना कहकर बिरजू अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह कोमल बिरजू के कमरे में आती है और बिरजू को ना देखकर कहती है, अरे सिमरन बहू, बिरजू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, रात को कमरे में आए थे और फिर चले गए। हमने पूछा क्या बात है तो कहे कि तुम बैठकर रसमलाई खाओ और फिर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। हे भगवान, इतनी रात गए, ये लड़का कहाँ गया होगा? तभी वहाँ बिरजू आता है और उसे देखकर कोमल कहती है, अरे बिरजू, इतनी रात को बहू को कमरे में अकेला छोड़कर तू कहाँ चला गया था? कहीं नहीं माँ, अपने दोस्तों के घर गया था बस। दोस्त के घर? तू शादी की रात अपनी पत्नी को छोड़कर दोस्त के घर गया था? अरे तेरी शादी तेरे दोस्त से हुई है या सिमरन से? माँ, आप तो जानती है कि मेरी शादी इससे कैसे हुई है। मैं इसे अपनी पत्नी कैसे मान लूं? बेटा, अब तो तू मान या मत मान, लेकिन तेरी पत्नी अब सिमरन है। अब बिरजू को ये सच्चाई अपनानी ही पड़ती है। सिमरन भी उसकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और पूरे घर को वो अपने घर की तरह संभालती है, लेकिन बस वो खाती बहुत ज्यादा थी। एक दिन कोमल बिरजू से कहती है, बेटा, बहू को आए हुए काफी दिन हो गए हैं, वो अपने मायके नहीं गई। ऐसा कर, तू आज बहू को अपने मायके घुमा ला, उसे भी अच्छा लगेगा और तू भी थोड़ा घूम आएगा। मैं नहीं जा रहा माँ। बेटा, तुझे ही जाना होगा, तुझे मेरी कसम है। कोमल की कसम की वजह से बिरजू सिमरन को उसके मायके ले जाने को तैयार हो जाता है।
कुछ देर बाद सिमरन तैयार होकर आती है और बिरजू उसे अपने स्कूटर पर बैठने के लिए कहता है। जैसे ही सिमरन स्कूटर पर बैठती है, बिरजू से स्कूटर संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे तैसे बिरजू स्कूटर चलाता है और आधे रास्ते पहुंचता है, तभी सिमरन की एक चप्पल गिर जाती है। सुनिए जी, हमारी एक चप्पल नीचे गिर गई। जाओ उठाओ फिर। ठीक है जी। सिमरन उतरकर वो चप्पल लेकर आती है और दोबारा बैठती है तो स्कूटर की हवा निकल जाती है। ये देखकर बिरजू कहता है, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। लेकिन जी यहाँ तो आटा है ही नहीं। अरे तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? तुम्हारे वजन से ये स्कूटर अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते खत्म हो गया है। बेचारे की हवा निकल गई है, अब यहाँ कहाँ इसमें हवा भरवाएं? तो इसमें हमारी क्या गलती जी? आपका स्कूटर ही खराब है। गलती इसकी नहीं, गलती तुम्हारे इस मोटापे की है। सिमरन चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब बिरजू स्कूटर को धक्का मारकर घर तक ले जाने की कोशिश करता है। तभी सिमरन कहती है, सुनिए जी, चलते चलते पैरों में दर्द हो गया है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तो चक्कर से आ रहे हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? बैठ जाओ स्कूटी पर। खामखा यहाँ गिर गई तो मुझे उठाना भी तुम्हें भारी पड़ जाएगा। इतना कहकर अब बिरजू सिमरन को स्कूटर पर बैठाकर स्कूटर को धक्का मारकर ले जाने की कोशिश करता है। सिमरन का वजन बहुत ज्यादा था, जिससे बिरजू के पसीने छूट जाते हैं और धक्का लगाते हुए देखकर वहाँ एक गांव का आदमी आता है और कहता है, अरे क्या बात है भाई, कोनो मदद चाहिए का? अरे आपकी पत्नी को देखकर लग तो रहा है। चलो मैं थोड़ी मदद कर ही देता हूँ। वैसे जाना कहाँ है? बस ये पास के ही गाँव में जाना है। अच्छा चलो हम ही छोड़ देते हैं तुम्हें वहाँ तक। जोर लगा के ऐसा। भाईजान एक बात पूछूं, ये आपकी लुगाई ऐसा क्या खाती है कि दो दो आदमियों के पसीने छुड़ा दिए इसने? और क्या मुसीबत आन पड़ी थी इतनी मोटी लड़की से शादी करने की? तुम तो अच्छे खासे लगते हो फिर भी। अरे भाई क्या करें, जो नसीब में था बस उसी से भुगत रहे हैं और अब जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। बिरजू और उस आदमी की बातें सिमरन सुन रही थी। ये बातें उसे बुरी लगती है। उसका पति भी उसका मजाक बना रहा था और वो स्कूटर से उतर कर कहती है, क्या आपने मुझसे इसीलिए शादी की थी, दूसरों के आगे मेरी बेइज्जती करने को? अगर हम आपको इतने ही बुरे लगते हैं तो हमें भी आपके साथ रहने का शौक नहीं है। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? अरे कहीं भी जाएंगे जी, लेकिन ना अपने मायके जाएंगे और ना ही आपके घर। हाँ, कह देना सबको कि बड़ी बहन की तरह छोटी बहन भी भाग गई। आपको आपके टाइप की लड़की जरूर मिल जाएगी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? हम सबको क्या जवाब देंगे? माफ कर दो, हम मजाक कर रहे थे। नहीं, हम भले ही मोटे जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, चले जाइए यहाँ से। ये कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। बिरजू भी कुछ देर वहाँ खड़ा होकर सोचता रहता है, फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते उसे सिमरन एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रोती नजर आती है। बिरजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगने के लिए जाता है। तभी सामने से सिमरन की बहन यानी कि मीना हाथ में बैग लिए आ रही थी। मीना बिरजू को देखकर उसके पास आती है और बिरजू को भी मीना को देखकर हैरानी होती है। बिरजू, तुम? मुझे पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। देखो, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई। चलो अब हम शादी कर लें। क्या बकवास कर रही हो मीना? शादी? वो भी तुमसे? कभी नहीं। जिस तरह से तुम मुझे बीच मंडप में छोड़ के गई थी, उस हिसाब से तो मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी आदमी तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। और मेरी शादी किसी और से हो गई है। क्या कहा? तुम्हारी शादी हो गई? लेकिन किससे? तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली थी। बिरजू सिमरन की तरफ इशारा करके मीना को बताता है कि उसकी शादी सिमरन से हुई है। मीना भी सिमरन को देखकर हैरान थी। सिमरन मीना और बिरजू को बात करता हुआ देखकर फूट फूट कर रोती है और मीना से कहती है, आ गई आप वापस। अगर उस दिन आप नहीं जाती तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, ना ही इनकी। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और बिरजू जी, आपकी मीना वापस आ गई। मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ ताकि आप इनके साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताएं और आपको मेरे साथ चलने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। तुम मेरी पत्नी हो, ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता। चलो मेरे साथ। हम क्या कहा बिरजू? तुम इसे अपनी पत्नी बता रहे हो? अरे ये मोटी भैंस कहाँ से तुम्हारी पत्नी बनने लायक है? तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। खबरदार, अगर मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की तो अच्छा नहीं होगा मीना। अब जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ और मैं अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले जा रहा हूँ, समझी तुम? ये देखकर सिमरन को हैरानी होती है।
और खुशी भी होती है कि अभी तक उसका पति जो उसे उसके मोटापे की वजह से अपना नहीं रहा था, वो उसे अपनी पत्नी कह रहा है। और अब बिरजू के लिए सिमरन खुद को बदलने की ठान लेती है। कुछ महीनों तक वो जमकर डाइटिंग करती है और देखते ही देखते बेहद खूबसूरत और पतली हो जाती है। ये देखकर बिरजू और उसकी माँ भी बहुत खुश होते हैं और अब सिमरन अपने पति के साथ एक खुशी जीवन बिताती है।